वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिर से कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र से संबंधित अध्याय नंबर 2 कर लेकर आए हैं। हमने अध्याय 1 के ऊपर विस्तृत रूप से बातचीत की थी पिछले वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के बारे में। ठीक है, चूँकि पहला अध्याय विकास से संबंध था, तो विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, विकसित है, अच्छी है, ठीक है, किसी देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा होना या विकसित होना का मतलब होता है उस देश के सभी नागरिकों की इनकम अच्छी होगी। ठीक है, हर नागरिक को किसी न किसी प्रकार का रोजगार होगा, हर नागरिक कोई ना कोई काम कर रहा होगा। तो जितना नागरिक जितना काम करेंगे, जितनी कमाई करेंगे, उसी का कुल योग किसी देश की अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, तो विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष बन जाता है किसी देश की अर्थव्यवस्था को जानने का। ठीक है, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे है, गिरी हुई है, कम है, डिक्लाइन हो रही है, ह्रास हो रहा है, तो हम कहते हैं कि वह देश क्या है, विकास नहीं कर रहा बल्कि नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि जितना विकास था उससे वो माइनस में जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें किसी देश की अर्थव्यवस्था को जानना बहुत ज़रूरी है। और किसी देश की अर्थव्यवस्था किन किन क्षेत्रकों से मिलकर बनती है, अर्थात अर्थव्यवस्था को हम कितने क्षेत्रकों में डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हर तरह के काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो उनको एक विशेष मापदंड के आधार पर क्या है, उनको किन्हीं क्षेत्रों में डिवाइड करके अध्ययन करना पड़ता है ताकि अध्ययन में सहूलियत रहे और किसी देश की जीडीपी को निकालने में भी क्या है, आसानी हो। तो हम वो सारे पैमानों को आज हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर बात करें आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, ठीक है, कुछ आर्थिक गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, अर्थात ऐसी गतिविधियां जिसके द्वारा हम कुछ ना कुछ उत्पादित करते हैं या कहें कुछ वस्तुओं का उत्पादित करते हैं। ठीक है, और उसे क्रय विक्रय के माध्यम से क्या है, हम उसका वितरण करते हैं, यानी कि समाज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या है, हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। ठीक है, आर्थिक प्रक्रिया कहते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। ठीक है, तो कुछ वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, कुछ सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। हो सकता है कुछ वस्तुओं का उत्पादन, हो सकता है कुछ वस्तुओं का उत्पादन ना हो लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएं। ठीक है, कुछ सेवाएं दी जाएं, यानी आप जैसे ट्रांसपोर्ट है, ये आपको कोई वस्तु नहीं देता लेकिन आपको एक सेवा प्रदान करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का। ठीक है, तो आप इस तरह की गतिविधियों को क्या है, आप कभी भी मार्केट में निकलोगे तो आप अपने सामने इस तरह की गतिविधियों को देखोगे। आप देखोगे बसें चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल चल रहा है एकदम, मेट्रो है, ऑटो है, बसें हैं। आपको एक लोग क्या है उसकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे कि बहुत सारी दुकानें हैं, दुकानों में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको किसी फैक्ट्री या किसी उद्योग में बनी हुई समझ में आएंगी, और कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती जो उद्योग या फैक्ट्री में ना बनी हो बल्कि डायरेक्ट हम एक नेचुरली उसको हम लाते हैं, जैसे मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। आप इससे अंदाज लगा सकते हो ये सारी चीज़ें तो उगाई जाती हैं, फैक्ट्री में नहीं बनती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बिस्किट, चिप्स, पेय पदार्थ, ये सब आप देखोगे तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो, कपड़े वगैरह, इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि ये सारी चीज़ें नेचुरली नहीं आती बल्कि इसको एक विशेष फैक्ट्री में क्या है, बनाया जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो इन दोनों से अलग होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की बात मैंने की, हॉस्पिटल्स की बात मैंने की, एजुकेशन की बात की। ठीक है, ये इन दोनों सेक्टर से अलग होते हैं, तरीक़ों से अलग होते हैं। ये आपको फैसिलिटीज़ प्रदान करते हैं, कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की गतिविधियां आप क्या है, अपने आसपास होते हुए देखते हो। ठीक है, इन गतिविधियों को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों पर विभिन्न समूहों में क्या है, वर्गीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्षेत्रक कहते हैं या सेक्टर कहते हैं। ठीक है,
अब हम बात करेंगे उद्देश्य और कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर क्षेत्रों का वर्गीकरण। अब हम वर्गीकरण करेंगे कि कितने तरह के क्षेत्रकों में क्या है, अर्थव्यवस्था को डिवाइड किया जाता है और किस आधार पर। ठीक है, तो जिसमें आता है पहला प्राथमिक क्षेत्रक, जिसको आप प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हो। ठीक है, ऐसी गतिविधियां या कुछ आर्थिक गतिविधियां ऐसी होती हैं जिनमें हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करके हम कुछ वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, या कुछ ऐसी आर्थिक गतिविधियां करके कुछ वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करके। अर्थात जमीन का उपयोग करके हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, कृषि करते हैं। ठीक है, जमीन का उपयोग करके हम डायरेक्ट वहाँ से कोयला, इस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल निकाल सकते हैं खनन के माध्यम से डायरेक्ट। जैसे पशुधन भी एक प्राकृतिक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, ये फैक्ट्री में नहीं गाय भैंस बनती, तो इनसे भी हम मिल्क प्राप्त करते हैं, पनीर प्राप्त करते हैं। तो जो भी नेचुरल रिसोर्स आप समझते हो, वाटर हुआ, डायरेक्ट वाटर से आप मछलियाँ, मत्स्य निकाल सकते हो, केकड़े वगैरह खाने पाने की चीज़ें निकाल सकते हो, ज़मीन से आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, उत्खनन कर सकते हो, पशुओं से आप तमाम तरह के चमड़ों के काम कर सकते हो, कुछ उनसे जो डायरेक्ट उनसे प्राप्त करके हम उपभोक्ताओं तक पहुंचा देते हैं बिना किसी प्रोसेसिंग के। कोई बीच में कोई ऐसी प्रोसेसिंग नहीं होती, यानी उसका रूप परिवर्तित नहीं होता, डायरेक्ट हमने प्राकृतिक रिसोर्स से हमने उसको उत्पादित किया। जैसे खीरा, टमाटर, सब्जियां आप उगाए, तोड़े, मार्केट में लाके बेच दिया। ठीक है, अब टमाटर से आप सॉस बना दोगे तब वो फिर सेकेंडरी में चला जाएगा, लेकिन हुबहू टमाटर अगर आप बेच रहे हो, उपभोक्ता तक टमाटर पहुंच रहा है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा विदाउट प्रोसेसिंग। ठीक है, तो हमने क्या बताया, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करके ऐसी आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देना और वस्तुओं का उत्पादन करना क्या है, प्राइमरी सेक्टर में इस गतिविधि को प्राइमरी सेक्टर की गतिविधि कहते हैं, जिसमें अन्य कृषि, डेयरी, खनिज। ठीक है, चूंकि ये सब उत्पादों का आधार प्राकृतिक रिसोर्स है, इसलिए और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ही हम इसे निर्मित करते हैं, अतः इसे प्राथमिक गतिविधि कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सीधा प्राथमिक रिसोर्स का या नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे प्राथमिक गतिविधि कहते हैं, बेसिक गतिविधि कहते हैं प्रोडक्शन की। ठीक है, अधिकतर हम प्राथमिक उत्पाद क्या है, कृषि, डेयरी, मत्स्यन, ठीक है, वन आदि से प्राप्त करते हैं। अतः इन क्षेत्रकों को क्या है, हम कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्थात प्राइमरी सेक्टर को कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली हम इस सेक्टर में क्या है, बेसिकली एग्रीकल्चर से ही और पशुपालन से ही हम क्या है, एक तरह से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, पहला समझ में आ गया। अब दूसरी हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत प्राकृतिक वस्तुओं को यानी प्राकृतिक संसाधनों को, उत्पादों को विनिर्माण के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है। अर्थात इस क्षेत्रक में, इस गतिविधि में क्या है, प्राकृतिक उत्पादों को, अर्थात प्राकृतिक उत्पाद क्या, जैसे वेजिटेबल्स, फूड, मिल्क, तमाम चीज़ों को विनिर्मित करके, यानी उसको दोबारा प्रोसेसिंग करके, ठीक है, और दूसरे उत्पाद में कन्वर्ट कर दिया, जैसे आलू से चिप्स, टमाटर से सॉस, गन्ना से चीनी। ठीक है, और ये रेशम से सूत वस्त्र बना देना, ऊनी कंबल चादर बनाना, रजाई बनाना, आप कॉटन से, रुई से आप
सूती वस्त्र बनाना, ठीक है। तो इस गतिविधि को क्या है, हम यह वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती, ठीक है। यह वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती हैं। जैसे कपास से कपड़े का निर्माण करना, गन्ने से चीनी का निर्माण करना, ठीक है, गुड़ तैयार करना, मिट्टी से ईंट बनाना, घर व भवन बनाने, ठीक है। चूंकि ये जो क्षेत्रक है वह विभिन्न प्रकार के संवर्धित उद्योगों से जुड़ा हुआ है या के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, अतः इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जुड़ाव क्या है, संवर्धित उद्योगों, यानी कि इसके लिए आप एक प्लांट स्थापित करते हो, पूरा प्लांट बनाना पड़ता है, फैक्ट्री बनानी पड़ती है, उसमें मशीनें लगानी पड़ती हैं, और उस मशीनों के माध्यम से फैक्ट्री में क्या है, श्रम लगाकर, श्रमिकों को लगाकर, मजदूरों को लगाकर क्या है, हम नेचुरल उत्पादों को, नेचुरल प्रोडक्ट को क्या है, फिर से हम विनिर्मित करते हैं और उसको दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम प्रोसेस करते हैं, यानी प्राथमिक उत्पादों को हम प्रोसेस के माध्यम उसको सेकेंडरी उत्पाद में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिससे उसकी अहमियत, मूल्य बढ़ जाता है और अन्य उपयोगी वस्तुओं में उसको उत्पादित करके और लोगों की आवश्यकताओं को हम पूरा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है। तृतीयक क्षेत्रक क्या होता है, इन दोनों क्षेत्रकों से भिन्न एक तीसरा क्षेत्रक भी होता है, ठीक है। ये खुद तो कोई चीज उत्पादित नहीं करता बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का निर्माण नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों से हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, लेकिन इन वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए क्या है, रेल की आवश्यकता होगी, सड़क मार्गों की आवश्यकता होगी, यातायात की आवश्यकता होगी, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी। तो ये ट्रांसपोर्ट क्या है, एक तरह से सेवा क्षेत्र में आते हैं। किसी व्यक्ति को उद्योग लगाना है, फैक्ट्री लगानी है, तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, बैंक से वो पैसा उठाएगा, तो बैंकिंग आपका सेवा क्षेत्र में आ गया। तो एक तरह से आप देख रहे हो कि ये खुद वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहा बल्कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को इन्हेंस करने में, बढ़ाने में, ग्रोथ करने में क्या है, ये आपको फैसिलिटी प्रदान करता है। क्योंकि उद्योग लगाने के लिए आपको बड़े मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है, तो ये निवेश के लिए क्या है, बैंक क्या है, निवेश के लिए आपको राशि प्रदान करते हैं, लोन प्रदान करते हैं, जैसे कार लोन, होम लोन, तमाम तरह की लोन प्रदान करते हैं, जिससे आप क्या कार खरीद सकते हो तो सेकेंडरी सेक्टर को फायदा होगा, घर बनाओगे तो भी सेकेंडरी सेक्टर को फायदा होगा। कोई आप आपके पास कोई जमीन है तो उस पर एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो उसके लिए आपने लोन लिया तो उसमें एग्रीकल्चर में फायदा होगा, ठीक है। तो क्या निकल कर आया बात, यानी कि ये दोनों क्षेत्रकों की उत्पादन प्रक्रिया को क्या है, एक तरह से बढ़ाते हैं। परिवहन संसाधन हो गया, आपने प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से मान लो बहुत सारी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन हो, तो उसको स्टॉक करने के लिए, भंडारण करने के लिए गोदाम की आवश्यकता होगी ताकि उसको सेफ रखा जा सके और लंबे समय तक उसका बेचा जा सके। तो गोदाम, भंडारण की व्यवस्था करना आपको सेवा क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। उत्पादन या व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन, डाक तार, पोस्ट, इन सब की सुविधाएं, क्योंकि आप व्यापार कर रहे हो, उद्योग है, प्राइमरी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, तो ग्राहक से बात करने के लिए टेलीफोन, डाक तार या कम्युनिकेशन का एक साधन होना चाहिए, इंटरनेट का साधन होना चाहिए, ठीक है। बैंक से कर्ज लेना, ठीक है। तो यानी परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक और व्यापार, ठीक है, को इन्हांस करना, प्राइमरी सेक्टर को इन्हांस करने के लिए ये सारी जो सेवाएं हैं एक तरह से तृतीयक क्षेत्र का
उदाहरण हैं। ठीक है, चूंकि ये गतिविधि वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए इन्हें सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। कुछ ऐसी सेवाएं भी होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में भी भाग नहीं लेती। अभी तक तो हमने बात किया कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की उत्पादन प्रक्रिया को इन्हेंस करती हैं कुछ ऐसी सेवाएं, और कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जो वो भी नहीं करती, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के उत्पादन में सीधे भाग नहीं लेती, ये बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची, वकील जैसी व्यक्तिगत सेवाएं, और प्रशासनिक जो सेवा कर्मचारी होते हैं या क्लर्क होते हैं, ये सारे चीज़, ठीक है, वाले जो लोगों की आवश्यकता होती है, ये भी सेवा क्षेत्र में आते हैं। जैसे वकील, आपको कोई आप पर कोई मुकदमा, तो आप वकील के पास जाओगे तो आप फिर सेवा ले रहे हो वकील से, तो वकालत भी क्या है, वकील भी क्या है, सेवा क्षेत्र का ही वो है। शिक्षक, आप एजुकेशन लेना हो तो आप विद्यालय में एडमिशन कराते हो, शिक्षकों से पढ़ते हो, ट्यूशन पढ़ते हो, तो वो किसी प्राइमरी सेकेंडरी में तो भाग नहीं ले रहे, वो कोई कृषि को उत्पादित करने में या उद्योग को उत्पादित करने में, वस्तुओं को बनाने में तो नहीं भाग ले रहे। लेकिन आपको एजुकेशन, तो कुछ सेवा क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, सहायता नहीं करते, लेकिन फिर भी वो सेवा क्षेत्र में आते हैं। जैसे वकील है, एजुकेशन है, ठीक है, डॉक्टर है, आप बीमार पड़ गए तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेवा क्षेत्र में आ जाती हैं। वर्तमान में आप देखो, सूचना क्षेत्र में जिस तरह से आजकल प्रगति हुई है, नई नई सारी टेक्नोलॉजी आई है, तो इससे क्या आप देखोगे कि बहुत सारी नई सेवाओं का सृजन हुआ है। जैसे इंटरनेट, कॉल सेंटर, कंप्यूटर, ठीक है, जैसे इंटरनेट, एटीएम, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशंस, ठीक है, ऐसी चीज़ें भी इधर विगत 20 वर्षों में उभर कर सामने आई हैं। यानी कि सेवा क्षेत्र का जो क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र जो है वो काफ़ी व्यापक होता जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कि आगे चलकर अब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र है, वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण एक तरह से पिलर बन गया है। उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जॉब करते हैं, या जीडीपी में बहुत बड़ा रोल है तृतीय क्षेत्र का, क्योंकि तृतीय क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता जा रहा है। हमने देखा कुछ ऐसे सेवा क्षेत्र होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन को इन्हेंस करते हैं, जिसमें रेलवे, सड़क, बैंकिंग, डाकतार, टेलीफोन, इस तरह की सेवाएं। कुछ ऐसे सेवा क्षेत्र भी होते हैं जो डायरेक्ट इन्हेंस तो नहीं करते प्राइमरी सेकेंडरी, फिर भी हमें फैसिलिटेट करते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, टीचर। और कुछ ऐसे हैं जो इनसे भी बिल्कुल अलग है, जो नई टेक्नोलॉजी नए समय में, आज के समय में उभर कर रहा है। इंटरनेट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरह से ये सारी तीनों गतिविधियां परस्पर निर्भर होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम इन तीनों को अलग अलग तरीके से समझते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन ये तीनों गतिविधियां कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके आप अपने दुकान को भी चला सकते हो। आप अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके एक किसान भी अपने सामान को बेच सकता है। तो ऐसा नहीं कह सकते फेसबुक, व्हाट्सएप प्राइमरी सेक्टर को इन्हेंस नहीं कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन डायरेक्ट, देखो, डायरेक्ट प्रभावित करने का मतलब है कि प्रोडक्शन को ही वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे, ठीक है। हाँ, किसानों को उचित मूल्य या कहाँ दाम सही चल रहा है, इसके लिए वह इंटरनेट और ऑनलाइन का सहायता करके सही दाम प्राप्त कर सकता है। तो कहीं ना कहीं तीनों सेक्टर आपस में एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे गन्ना, चीनी, कपास, सूती वस्त्र, ठीक है, और भी अगर उद्योगों का उत्पादन है, उसको भंडारण की आवश्यकता होगी। ट्रैक्टर, रेलवे, सड़क, बैंकिंग, इन सब सुविधाओं की आवश्यकता होगी, ठीक है। पंप सेट है, बिजली, इन सब की आवश्यकता होगी, और उर्वरक इस्तेमाल होगी। अगर इन सब का हड़ताल हो जाए, बैंकिंग हड़ताल हो जाए, ट्रांसपोर्ट का हड़ताल हो जाए, तो आप देखना प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर किस तरह से प्रभावित हो जाता है। अभी किसानों का हड़ताल चल रहा है, तो समझ लो किस तरह से सब्जियों के दाम महंगे होते जा रहे हैं। अगर
आवा लॉकडाउन हो गया था तो सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो गए थे, तो कितनी समस्याएं थी, प्रोडक्शन खत्म हो गया था उद्योगों का, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन रुक गया था। तो आप देख रहे हो किस तरह सब एक दूसरे से प्रभावित हैं। तृतीय क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की हानि होगी या इसमें कोई नकारात्मक प्रभाव होगा तो जाहिर सी बात है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में भी कोई ना कोई प्रभाव बुरा पड़ेगा। ठीक है। प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों को किन आधारों पर विभिन्न क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है? विभिन्न आर्थिक क्षेत्रकों का उदाहरण देकर समझाइए। दूसरा प्रश्न है, विभिन्न आर्थिक क्षेत्र परस्पर निर्भर और अंतर संबंधित होते हैं, कुछ उदाहरण देकर समझाइए। जैसे उत्तर में आप संकेत में देख सकते हो, गन्ना, चीनी, कपास, सूती वस्त्र, कृषि उत्पाद और बिस्किट, चिप्स, ट्रांसपोर्ट की हड़ताल और खाद्यान्नों की कमी, बैंकिंग व संचार के साधनों का ठप होने से उत्पादन और व्यवसाय में गिरावट, यानी कि कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है। अगर बैंकिंग हड़ताल वगैरह होती है, ट्रांसपोर्ट में हड़ताल होती है, तो क्या है, वस्तुओं की आपूर्ति सभी जगह तक बाधित हो जाएगी। अगर निवेश नहीं मिलता है, बैंक से निवेश नहीं मिलता, बैंकिंग संचार व साधनों का ठप हो जाने से क्या है, उद्योग और व्यवसाय में कमी आ जाएगी, क्योंकि बैंक से कर्ज नहीं मिलेंगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो आप एक दूसरे से प्रभावित कर रहे हैं। आप अपने अनुभवों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों से संबंधित 10-10 आर्थिक गतिविधियों का चुनाव कीजिए। ठीक है, यानी लिखिए आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवसायों को पहचान कर उन्हें तीनों क्षेत्रकों में क्या है, वर्गीकृत कीजिए। अब जैसे इसमें क्या क्या है, दर्जी, टोकरी बुनकर, ऊन की खेती करने वाला, दूध विक्रेता, मछुआरा, पुजारी, कोरियर पहुंचाने वाला, दिया सलाई, कारखाना में काम करने वाला श्रमिक, महाजन, माली, कुम्हार, मधुपक्की, पालक, अंतरिक्ष यात्री, कॉल सेंटर का कर्मचारी, किराने का दुकानदार, पार्क, जिम, लौह अयस्क, खदान में लगा मजदूर, शहद बेचने वाला, ठीक है, शराब, पोस्टमैन, जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन करिए और इनको अलग अलग वर्गीकृत कीजिए। मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए वह किन किन क्षेत्रों में आप उसको विभाजित करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप नोट डाउन करते रहिए। Next page. Double tap to act. अब हम देखते हैं तीनों क्षेत्रकों की तुलना। ठीक है, हम जो तीनों सेक्टर हैं उसकी तुलना करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि विभिन्न सेक्टर का क्या योगदान है जीडीपी में, कैसे इन तीनों क्षेत्रकों को किस तरह समाहित किया जाता है और जीडीपी निकाली जाती है। ठीक है, हम इस चरण में यह देखेंगे कि इन तीनों क्षेत्रकों में कितनी वस्तुएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग इन क्षेत्रकों में क्या है, कार्य करते हैं। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से, किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या एक से अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्र छोटे आकार के होते हैं। कहने का आशय ये है कि ये जो तीन क्षेत्रक हैं ये लगभग सभी देशों में या किसी हर देशों की अगर अर्थव्यवस्था को आप देखोगे तो इसी तीन क्षेत्रकों में बांटकर क्या है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और यह देखा जाता है कि तीनों क्षेत्र कभी बराबर नहीं होते, यानी कि अगर इनके प्रोडक्शन को देखें, यानी तीनों क्षेत्रकों का उत्पादन को देखें और इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या को देखें, तो ऐसा नहीं है कि तीनों क्षेत्रकों में उत्पादन एक समान हो रहा है या तीनों क्षेत्रकों में काम करने वाले लोगों की संख्या एक समान है, कि मतलब प्राइमरी सेक्टर से भी 10 किलो
प्रोडक्शन हो रहा है सेकेंडरी और टर्सरी से 10-10, ऐसा नहीं है। और ना ही तीनों से क्षेत्रों में क्या बराबर लोग काम करते हैं। तो आप देखोगे कोई ना कोई एक या दो सेक्टर ज़्यादा मजबूत होता है और कोई एक सेक्टर कम मजबूत होता है। तो इस तरह हर देशों में होता है। तो वैसे ही हमारे देश में भी आप देखोगे कि जो टर्सरी सेक्टर है वो विगत 20-30 वर्षों में क्या है बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है, बहुत व्यापक हुआ, वास्ट हुआ है। ठीक है, प्रोडक्शन में जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर वनस्पत जीडीपी में उसका रोल क्या है, कम हुआ है। ठीक है, और यहाँ तक ये देखते हैं कि भारत की में तो ये देखा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर का रोल जीडीपी में कम है लेकिन लोग ज़्यादा लगे हैं। टर्सरी सेक्टर में जीडीपी में प्रोडक्शन अमाउंट ज़्यादा है लेकिन लोग कम लगे हैं। तो ऐसा अनियमित क्या है एक तरह से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस लाइन में यही कह रहा है कि उत्पादन और रोजगार की नज़र से देखें तो तीनों सेक्टर एक बराबर नहीं होते। कोई एक सेक्टर ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा मजबूत होता है बनस्पत दूसरा सेक्टर छोटे स्तर का या छोटे आकार का हो सकता है। ठीक है, अगर जीडीपी की माप करनी हो, ठीक है, जीडीपी की माप करनी हो तो अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का की संख्या का योग करने के बजाय उनके मूल्यों का उपयोग करना चाहिए। यानी कि कितना प्रोडक्शन हुआ क्वांटिटी नहीं गिननी चाहिए बल्कि वो जितनी वस्तुएं उत्पादित हुई उसका अंतिम मूल्य कितना है। ठीक है, जैसे 1 कुंटल गेहूं उत्पादित हुआ तो 1 कुंटल ऐसे नहीं गिनना चाहिए 1 कुंटल 100 किलो गेहूं 20 किलो ऐसे गेहूं कि एक साल भर में 1 करोड़ टन गेहूं उत्पादित हो, ऐसे नहीं। जीडीपी निकालने में 1 करोड़ टन गेहूं की क्वांटिटी गिनने बजाय पूरे गेहूं का मूल्य हम जोड़ लेंगे। ठीक है, यानी कितने, यानी कि 1 लाख करोड़ का गेहूं उत्पादित हुआ या बेचा गया है। ठीक है, अतः कुल उत्पादन का योग करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। ठीक है, फिर योगफल प्राप्त किया जाता है। यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उत्पादित और बेची गई कुल वस्तुओं या सेवाओं की गणना करने की जरूरत नहीं है कि कितनी वस्तुओं का हमने उत्पादित किया या कितने वस्तु हमने बेच दिया, ऐसे उसको काउंट नहीं करना, बल्कि उन वस्तुओं या सेवाओं के अंतिम मूल्य को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जितना वस्तु उत्पादित हुआ वह उपभोक्ता तक किस मूल्य में पहुंचा है उस मूल्य को, अंतिम मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर उपभोक्ता तक पहुंचे वो सामान, ठीक है, या वो सेवा उपभोक्ता तक पहुंचे। तो वस्तु और सेवाओं की अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है, अर्थात वह वस्तु जो जिस मूल्य पर उपभोक्ता तक पहुंचती है उस वस्तु का अंतिम मूल्य माना जाता है। ठीक है, चूंकि अंतिम वस्तु व सेवाओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य शामिल हो जाते हैं। अर्थात जैसे बिस्किट हम 5 रुपए में खरीदे तो उस बिस्किट में क्या है, जितना आटा लगा, चीनी लगा, ये सारी चीज़ें लगी, जो लगी वो लागत लगी, वो सारी इंक्लूडेड है। तो हम अलग से आटे का दाम फिर नहीं गिनेंगे। नहीं तो ऐसे तो 20 किलो आटे का दाम हमने गिन दिया, फिर 20 किलो आटे से बिस्किट बनाया तो उसको अलग मेजर कर लिया, फिर उस बिस्किट को हमने उपभोक्ता तक जिस दाम में पहुंचा उसको अलग, तो ऐसे तो जीडीपी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उपभोक्ता तक अगर एग्रीकल्चर का वह वस्तु, एग्रीकल्चर से अगर कोई वस्तु उत्पादित हो रही है, अगर वो उपभोक्ता तक जिस मूल्य पर पहुंच रही है उसको मेजरमेंट कर लेंगे। अगर कुछ वस्तु प्राइमरी सेक्टर की, कुछ वस्तु सेकेंडरी सेक्टर में चली जाती है तो उस वस्तु को हम नहीं मेजर करेंगे क्योंकि वो सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेस होने के लिए चली गई।
अब वो प्रोसेस होके उसी वस्तु से दूसरा उत्पाद बन जाएगा, और वह दूसरा उत्पाद जब फिर उपभोक्ता तक जब पहुंचेगा तब उस मूल्य को जोड़ेंगे हम। यानी कि तीनों सेक्टर में जो भी वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, उन सेवाओं व वस्तुओं का अंतिम मूल्य, अर्थात वह मूल्य जिस मूल्य पर उपभोक्ता तक वह वस्तु या सेवा पहुंची है, तीनों सेक्टर से संबंधित, तो उस वस्तु या सेवा के मूल्य को क्या है, अंतिम मूल्य को का के योगफल को हम जोड़ते हैं। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मतलब होता है किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम मूल्य। ठीक है। उत्पाद द्वारा किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रकों द्वारा कुल वस्तुओं व सेवाओं का के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। यानी कि प्रत्येक क्षेत्रकों द्वारा एक वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के योगफल की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। और उसी वस्तुओं व सेवाओं के अंतिम मूल्य को जब काउंट कर दिया जाता है, गिन दिया जाता है, तो हम उसे जीडीपी कहते हैं। ठीक है। इन तीनों क्षेत्रकों के योगफल से किसी देश की जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जाता है। भारत में जीडीपी मापन के लिए केंद्र सरकार करती है, यानी केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा भारत में जीडीपी। ठीक है। और इसके लिए केंद्र सरकार क्या है, राज्यों की सरकारों से और केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य ज्ञात करके जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। क्योंकि देश क्या है, राज्यों से मिलकर बना है, तो केंद्र सरकार ये काम करती है। केंद्र सरकार क्या, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो सरकारें हैं और उससे संबंधित जो भी उस सरकारों में जो विभाग हैं, उनसे क्या है, सहायता से क्या है, पूरे वस्तुओं का एक तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, योग किया जाता है, और अंतिम मूल्यों को जोड़कर क्या है, एक तरह से जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। तो आपको पता चल गया, सकल घरेलू उत्पाद है एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रकों द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का योग, अर्थात तीनों क्षेत्रकों में उत्पादित जो वस्तुओं व सेवाएं हैं उसका अंतिम मूल्य का योगफल क्या है, किसी देश का जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है अब अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तो आगे चर्चा करेंगे।